होगा। सभी सरकारी कार्य पर स्थायी कर्मचारियों को रखना होगा। इन वर्करों को राज्य सरकार की कर्मचारी घोषित करना होगा। 25,000 रुपया देना होगा। मिनिमम वेजेस 25,000 रुपया देना होगा। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। करना होगा। महात्मा गांधी का नाम बदलना नहीं चलेगा। महात्मा गांधी का नाम बदलना नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। सारा डीआरएम को ఉంటే మహానీయులు కమ్యూనిజం బాటలో నడుస్తూ ఉన్నారు. అరుణ పతాకం నీడలు పురోగమనిస్తున్నారు. భారతమ్మ మదిట సింధూరం వికసించిన సుందర మందారం కమ్యూనిజం. కాంగ్రెస్ విమానం నడిపే పైలట్స్ కైనా, రిక్షా నడిపే కార్మికుడికైనా, కష్టం వస్తే అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కైనా, మన నగరపాలిక సఫాయి కార్మికుడికైనా, పీడబ్ల్యూ వర్కర్స్ కైనా బాధ కలిగితే ఎత్తుకునేది ఎర్ర జెండాని. అదే మన సిఐటియు జెండా. వర్ధిల్లాలి సిఐటియు జెండా, వర్ధిల్లాలి. నామో పతిత పావని జై భారత జనని, జై భారత జనని. నామో పతిత పావని జై భారత జనని. అతులిత హిమ శిఖరాలే నీదు రత్న కిరీటం, అతులిత హిమ శిఖరాలే నీది రత్న కిరీటం. మా భారత కాటి కల్లత భరత్సన కవాసం జై భారత జనని. నామో పతిత పావని జై భారత జనని. గంగా గోదావరిలో కృష్ణా సింధు నదులు, గంగా గోదావరిలో కృష్ణా సింధు నదులు. యువగారలు ఎగించి మా బ్రతుకులు పండించి జై భారత జనని. నామో పతిత పావని జై భారత జనని. ఎల్లోరా అజంతాలు కల్లాకని ఆవింతలు, ఎల్లోరా అజంతాలు కల్లాకని ఆవింతలు. ఆ పూర్వగణ శిల్పం, ఆ పూర్వుల పుటి కల్పం శ్రీ భారత జనని. నామో పతిత పావని శ్రీ భారత జనని. పరుల పంట తలదాచే సౌభాగ్య పుత్రుంది, పరుల తలదాచే సౌభాగ్య పుత్రుంది. అవును కత్తి కూసి పోరు పరువు నిలిచినారమ్మా.
मुश्किल कई असुला भाषना मरना అందుకోండి అరుణారుణ వందనాలు మీ త్యాగఫలం మీ కర్మఫలం వృధా కానీయం ఎర్రజెండా సాక్షిగా ఎర్రజెండ నీయలో ఎర్రెర్రని నీ జెండ నీయలో జండనీయలో ఎర్రని జండనీయలో జండనీయలో ఎర్రని జండనీయలో జండనీయలో ఎర్రని జండనీయలో జండనీయలో ఎర్రని జండనీయలో పాలి జండనీయలో జండనీయలో పేదల పాలి జండనీయలో आम सभा का अध्यक्षता करेंगे CITU के राज्य समिति के अध्यक्ष कांग्रेस आर सुरेंद्र मिले। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो है पूरा अध्यक्ष भाषण करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम रैली खत्म हो चुका है। दूसरा कार्यक्रम है पब्लिक मीटिंग। इसमें आप लोगों ने एक प्रोग्राम का जो है एक गीत का जो है 2 गीत का आनंद लिया। तो हमारा कार्यक्रम पब्लिक मीटिंग जिसमें जो है हमारे लीडर्स संबोधित करेंगे। दोस्तों और साथियों, हमारा अंडमान निकोबार स्टेट कॉन्फ्रेंस 2025 जो है इन दिनों चल रहा है। आज जो है हमारा कार्यक्रम रैली था, पब्लिक मीटिंग, उसके बाद कल होगा हमारा कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए और शामिल होने के लिए हमारे माननीय नेता ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉमरेड डॉक्टर हेमलता यहाँ आई है। वो अपना जो है समय लेकर इतना व्यस्त रहती है, तब भी जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अपना जो है कंसेंट दिया। उनको हार्दिक भावपूर्ण स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अभी आज के जो है आज के ये रैली जो है बहुत ही खूब था, जिसमें आप लोगों ने भाग लिया और इसे शानदार बनाया। तो इसे ये मालूम हो गया कि मजदूर एक है, मजदूर एक साथ रहना है ताकि हमारा मांग को पूरा कर सके। और आज का कार्यक्रम शुरू होते हुए अभी पहला जो है स्वागत भाषण होगा, उसमें हमारे माननीय कॉमरेड पी बैनर्जी कॉमरेड पी बैनर्जी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर थे, हेडमास्टर थे और उनके कार्यकाल में पूरा नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े थे और उसके अध्यक्ष पद पर थे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये स्वागत भाषण दें। साथियों और दोस्तों, पहले मैं हमारा विशेष अतिथि डॉक्टर हेमलता का स्वागत करूंगा और साथ ही साथ आप आज जो तहे दिल से यहाँ पे ये प्रमाणित कर दिया कि कोई भी धर्मीय विभेद, भाषा का विभेद, जात पात का विभेद
मजदूर को टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता है। साथियों, ये CITU का 10वां अधिवेशन हम उस वक्त करने के लिए जा रहे हैं तो जब तक मजदूरों का जो हक है वो एक के बाद एक छीन लिया जाता है। साथियों, याद रखिए, आपके सामने खड़ा है सेलुलर जेल। उस जेल में अपना हक के लिए, मजदूर का हक के लिए, देश की आजादी के लिए तो है ही है, मजदूर का हक के लिए मधुकर सरदार ये जेल में रहा, जो नेशनल असेंबली में धमाका कर दिया था भगत सिंह के साथ, उनके साथी इस जेल में काटे गए हैं। कॉमरेड हजारा सिंह इस जेल में रह के गए हैं और वहां में जाके मजदूरों के लिए स्ट्राइक में भाग लेने के समय उनके ऊपर से ट्रक चला दिया गया, मालिकों ने ट्रक चला दिया। वो सामने खड़ा है, यह आसमान में लहरा रहा है, लहराता है ये CITU का लाल झंडा। मंच पर प्रविष्ट है डॉक्टर हेमलता। अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए नेतागण और सभी इस आम सभा में आने वाले साथियों को मैं CITU केंद्र के तरफ से बधाई देती हूँ। और सबसे पहले आपका राज्य का 10वां सम्मेलन के अवसर पर जो शानदार प्रदर्शन किया और पूरा कोर्ट ग्लेर को लाल लाल कर दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। దాంతో పాటు ఇప్పుడే మన కళా బృందం వాళ్ళు పాటలు పాడారు, వాళ్ళు పాడిన పాటలకు కూడా చాలా చక్కగా పాడారు, వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. ఇంకా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి చాలా మంచి పాటలు నేర్చుకుని ఇంకా పాడతారని చెప్పేసి రాబోయే కాలంలో ఆశిస్తున్నాను. साथियों, आप जो राज्य का सम्मेलन हो रहा है वो CITU का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन इस महीने का 31 तारीख से लेकर जनवरी 4 तारीख तक आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में होने वाला है। उससे पहले जैसा CITU का परंपरा है, सभी राज्यों का राज्य स्तर का सम्मेलन होता है, उससे पहले जिला सम्मेलन होता है। CITU का जो संबंधित फेडरेशन का, राष्ट्रीय फेडरेशन का, अलग अलग उद्योग में जो राष्ट्रीय फेडरेशन है उनका सम्मेलन होता है। तो ये नीचे स्तर से लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करते हम जाते हैं। और राष्ट्रीय सम्मेलन में हम पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन से अभी तक जो कार्यक्रम हमने लिया था, मजदूरों के पास जो समस्या था, उन समस्याओं को हल करने के लिए हमने क्या क्या किया, ये सारा चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। और आने वाले दिनों में हमको हमारा देश में जो करोड़ों संख्या में मजदूर हैं उनको इकट्ठा करते हुए उनका मांगों को लेकर क्या संघर्ष कैसा करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। वैसे ही आपका जो 10वां सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में भी पिछला जो 9वां सम्मेलन में आपने जो कर्तव्य लिया था उसको लेकर आप कैसा लागू किया और आने वाले दिनों में हमको क्या करना है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल जो राज्य सम्मेलन होगा वहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो अच्छी बात है। अंडमान निकोबार में हम जो देख रहे हैं, पिछले 3 साल से कई कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर में जो भी कॉल आया है, राष्ट्रीय स्तर पे CITU का मंच से हमने जो भी आह्वान किया वो सारा कार्यक्रम आप अच्छी तरीके से लागू किया। उसका वजह से मुझे लगता है कि आपका जो प्रदर्शन है, ये सभा है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। नया यूनियन भी आए हैं, सदस्यता भी बढ़ा है। तो कल का जो सम्मेलन होगा उसमें हमको इसको और भी कैसा आगे बढ़ाना है, इसके बारे में चर्चा करना है। जैसे साथी ने बताया, आज का दिन में हम बहुत सारा समस्याओं को सामना करते हैं। आज
ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत सारा बड़ा संख्या में महिला यहाँ आए हैं। महिला मजदूर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, जो म्यूनसिपालिटी हो, कॉरपोरेशन हो, आंगनवाड़ी महिला हो या अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बहुत बड़ा संख्या में यहाँ महिला आए हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि आज हम जो मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं उसमें हमको काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ रही। मैं जब आपका प्रदर्शन में शामिल हुआ था, आपका नारा मैंने सुना है। हमारा नारा क्या है? हमारा न्यूनतम वेतन को बढ़ाना है। 26,000 तो हमने कई साल पहले निर्णय लिया था कि हमको 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आज का दिन में जब महंगाई बढ़ गया है, वो न्यूनतम वेतन काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ जो हमारा आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन, ऐसा कई जो अलग अलग केंद्र सरकार का योजना है, उसमें लगभग 80 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा महिला है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी महिला है, आशा सभी महिला हैं, मध्याह्न भोजन में जो काम करते हैं ज़्यादातर महिला है। इसके अलावा जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें जो काम करते हैं, पैरा टीचर्स जो काम करते हैं, वो भी ज़्यादा महिला है। लेकिन आज सरकार इन किसी को भी मजदूर का मान्यता नहीं दे रही। ये सब समाज सेविका है, उनको जो मिलता है वो मानदेय है, वो वेतन नहीं है। हम चाहते हैं उनका मजदूर को दर्जा मिलना चाहिए, उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए और सारा जो कर्मचारियों का जो सुविधा मिलता है वो सारा उनको मिलना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युइटी मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ आपने नारा दिया लेबर कोड को वापस लेने के लिए। आज शायद आप जानते हैं ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार 2019 और 20 में ये 4 लेबर कोड पारित किया पार्लियामेंट में, और पिछले 5 साल से उसको लागू करने के लिए नोटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मजदूर वर्ग उसको बहुत बड़ा विरोध किया है। सब मजदूर संगठन जो बीजेपी के साथ है, बीएमएस और उनका छोटा मोटा जो दोस्त है, उनको छोड़कर बाकी पूरा देश में मजदूर संगठन, राज्य सरकारी कर्मचारियों का संगठन, केंद्र सरकारी कर्मचारियों का संगठन, बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन और बाकी जो इंश्योरेंस बैंक का कर्मचारियों का संगठन, सब मिलके लेबर कोड को विरोध किया। क्यों विरोध किया? आज सरकार बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। आप अखबार देखो, टीवी देखो, सब जगह बहुत बड़ा पैमाने पे प्रचार कर रहे हैं कि ये लेबर कोड से वजह से सबका फायदा होगा। सब मजदूर इन कानून के दौरा में आ जाएंगे, सबको न्यूनतम वेतन मिल जाएगा, सबको सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिल जाएगा, सबको अधिकार मिल जाएगा। ये वास्तविक क्या है? ये सारा झूठ है। खुला आम से वो झूठ बोल रहे हैं। आज जो मजदूरों को सुविधा मिल रहा है, वो सुविधा भी लेबर कोड लागू होने के बाद नहीं मिलेगा। आज जो मजदूर कानून का दौर में है, वो कानून का दायरे से बाहर निकल जाएंगे और भी कम हो जाएगा। आपने नारा दिया ठेका प्रथा को बंद करने के लिए, लेकिन आज सरकार ठेका प्रथा को और भी ज्यादा पैमाने पर करने के लिए ये कर दिया। जो हमारा देश में कानून था पहले ठेका मजदूरों के लिए, उसके बीच में जो 25 मजदूर है तो ये कानून लागू होगा। अभी सरकार क्या किया, लेबर कोड के तहत वो 50 तक बढ़ा गया। मतलब अगर ठेकेदार के पास 50, अगर 49 भी मजदूर होंगे तो ये कानून लागू नहीं होगा। उसका मतलब क्या है, और भी ज्यादा मजदूर कानून के बाहर चले जाएंगे।
वैसे ही न्यूनतम वेतन फैक्ट्री बंद करने के लिए एक बात में अगर हम बोलेंगे कि ये सरकार मालिकों को पूरा मजदूर को शोषण करने के लिए एक ये दे दिया, खोल दिया और अपना खुला शोषण करने के लिए उनको मौका दे दिया है। मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये कानून लागू, अगर लेबर कोड लागू होगा तो मजदूर गुलाम बन जाएगा। आप सब जानते हैं, आप यहाँ जो भी अधिकार पाए हैं, डेली वेजेस को आप संघर्ष किया और डेली वेजेस को आप बढ़ा पाए। रेगुलराइजेशन का डिमांड रखा, यूनियन के माध्यम से आपने लड़ा और कुछ मजदूर रेगुलर हुए। ये कैसा हुआ? आप संगठन बनाया, संघर्ष किया, इसके वजह से हुआ। लेकिन अगर ये लेबर कोड लागू होगा तो संगठन बनाना ही मुश्किल हो जाएगा और संघर्ष करना, हड़ताल करना असंभव हो जाएगा। अगर मजदूर संगठन नहीं बना पाएंगे, अगर मजदूर संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या है? ये सरकार किस लिए काम कर रही है? वोट हम लोग देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद तो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेशन का, अंबानी का, अदानी का, टाटा का, ऐसा जो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनका सेवा में ये सरकार काम करती है। मजदूरों का, मेहनत कश लोगों के लिए काम नहीं करती। तो यही हम राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा करेंगे। अभी सभी ट्रेड यूनियन मिलकर ये निर्णय लिया है। शायद आपने भी, जब 21 तारीख को नोटिफिकेशन आया, CITU ने सबसे पहले ये आह्वान दिया कि हम तुरंत इस लेबर कोड का जो कॉपी है उसको जलाएंगे और हम प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोज प्रदर्शन करेंगे। मुझे खुशी है कि यहाँ भी आपने भी ये काम किया है। पूरा देश में ये मजदूर CITU का नेतृत्व में उसको जलाया है। वही मैं बोल रही हूँ, आपने देखा, मैंने देखा आपका भी फोटो, तो आपने भी यहाँ किया है। उनका कोड देश में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, पूरा देश में हुआ और यहाँ भी हुआ। तो आने वाले दिनों में इसको और भी तेज करना जरूरी है। तो सभी ट्रेड यूनियन मिलके, अभी 15 तारीख को मीटिंग हुआ था, 8 तारीख को मीटिंग हुआ था और वहाँ एक आम सहमति बना कि हमको हड़ताल में जाना चाहिए। ये सरकार को एक अच्छा नारा आपने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मजदूरों के साथ मत खेलो। ये हमको उनको बताना चाहते हैं। ये जो आप नारा दिया है कि ये मजदूरों के साथ मत खेलो, मजदूरों का शोषण बंद करो, ये सारा नहीं चलेगा। ये मैसेज सरकार को देने के लिए हम फिर से मिलकर हड़ताल करने का, अभी जो 22 तारीख को फिर से मीटिंग होगा और वहाँ हड़ताल का डेट अनाउंस होगा। और जब हड़ताल का डेट अनाउंस होगा तब हमको पूरा हड़ताल, पूरा अंडमान निकोबार में बंद रहना चाहिए और रास्ते में आकर हमारा जो गुस्सा है ये हमको प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको मजदूरों के पास जाना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि CITU ने अपना 13वां सम्मेलन में एक नारा दिया था, जिस मजदूर के पास अभी तक हम पहुँच नहीं पाए हैं उनके पास पहुँचना है। चाहे वो हमारा संगठन का सदस्य हो या किसी दूसरा संगठन का सदस्य हो या कोई भी संगठन का सदस्य नहीं हो, सभी के पास हमको पहुँचना है। क्योंकि आज का दिन में जो सरकार अपना टीवी में, पेपर में, अपना एडवर्टाइजमेंट के साथ जो गलत बात समझा रही है उसको हमको नंगा करना है, उसको पर्दाफाश करना है और लोगों को बताना है कि ये लेबर कोड का असली चेहरा क्या है, मजदूरों का क्या नुकसान होगा। न्यूनतम वेतन आज केंद्र सरकार बोल रहे, आपने लड़कर किसी क्षेत्र में आपने न्यूनतम वेतन 700 पाया, 600 पाया, ऐसा अलग अलग आपने पाया है। लेकिन आज का दिन में केंद्र सरकार क्या बोल रही है, ये न्यूनतम वेतन नहीं, लोअर लेवल मिनिमम वेतन बोल रही है। लोअर लेवल का मतलब क्या है? न्यूनतम वेतन तो न्यूनतम वेतन है। सुप्रीम कोर्ट ने
ये बताया है कि अगर एक मजदूर अपना परिवार के साथ जीना है तो कम से कम उनका खाने के लिए, उनका कपड़ा के लिए, उनका मकान के लिए, बच्चों का शिक्षा के लिए, अपना परिवार का स्वास्थ्य के लिए, घर में कुछ भी अगर शादी होता है या कुछ होता है, ऐसा जो होता है उस सारे के लिए जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए, उसका 15वां लेबर कॉन्फ्रेंस सही किया था काफी साल के पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका आदेश दिया। लेकिन अभी सरकार क्या बोल रहे हैं, वो न्यूनतम वेतन नहीं, फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन। और केंद्र सरकार अभी फ्लोर लेवल न्यूनतम वेतन कितना तय किया, 178 रुपया। कोई परिवार जी सकता है 178 रुपया का एक दिन में। आप कितना पा रहे हैं, 600 रुपया, 700 रुपया पा रहे हैं। केरल जैसा राज्य में उनका न्यूनतम वेतन लगभग 900 रुपया है। तो इसका मतलब क्या है, 178 रुपया से केंद्र सरकार तय किया, और अभी नहीं, वो काफी साल पहले तय किया था, अभी तक उसको रिवाइज नहीं किया। और उसके बारे में बोल रहे कि वो सब लोग ये न्यूनतम वेतन मिलेगा। तो ये जो कह रहे सामाजिक सुरक्षा सुविधा, आज महिलाओं के लिए जो सुविधा है, उनका जो प्रसव के टाइम में अवकाश मिलता है, उनका जो समान वेतन का, समान अधिकार का, रिक्रूटमेंट के टाइम में, उनका कैरियर डेवलपमेंट के टाइम में, ट्रेनिंग प्रमोशन के टाइम में जो समानता होना चाहिए, उस कानून जो था उसको अभी खत्म कर दिया। अभी सिर्फ वेतन के बारे में बोल रहे। लेकिन असली बात क्या है कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं, उनका जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं, उनका अधिकार मिल रहा है या नहीं। अभी तक एक सिस्टम था कि इंस्पेक्शन था, लेबर इंस्पेक्टर्स थे, वो काम करने की जगह में आकर देख रहे थे, हालांकि उसमें बहुत सारा कमजोरी था, ठीक से नहीं हो रहा था, लेकिन कम से कम कानून में था। अभी वो पूरा खत्म करके लेबर इंस्पेक्शन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो कानून कैसा लागू होगा, आपका संगठन नहीं रहेगा, संघर्ष करने के लिए नहीं देंगे, इंस्पेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कानून भी कोई लागू होने वाला नहीं। आपने नारा दिया न्यूनतम पेंशन का 10,000, लेकिन पेंशन अभी उसका ये कोई बात नहीं कर रही सरकार। जो एमपीएस है, अभी नया यूपीएस लाया है, लेकिन उससे भी कोई गारंटी नहीं है। आप जैसा नारा दिया, सारा मजदूर, सारा कर्मचारी, हम जो पुराना पेंशन सिस्टम है उसको फिर से लागू करने के लिए हम मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए जो लेबर फोर्स को वापस करवाने का आज हमारा सबसे पहला चुनौती है, उसको हमको सामना करना है। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले सरकार एक नीति लाया, क्या नाम है उसका, श्रम शक्ति नीति। उसके अंदर हमारा जो संविधान है, संविधान का भी बात किया, और हमारा मजदूरों का अधिकार का भी बात किया, लेकिन क्या बोला कि ये जो प्रेरणा है, ये श्रम शक्ति नीति का प्रेरणा मनुस्मृति से सरकार ले रही है, याज्ञवल्क्य स्मृति से ले रही है, नारद स्मृति से ले रही है। ये क्या है, ये सारा स्मृति, ये सारा स्मृति मजदूरों का अधिकार के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सारा स्मृति बोलते हैं कि मजदूर का जिम्मेदारी है कि जो मजदूर, उनका ऊपर जो तबके हैं उनका सेवा करना, मजदूर का जिम्मेदारी है सेवा करना। खास करके मनुस्मृति जो बोलते हैं, जो शूद्र है, ज्यादा शूद्र का मतलब क्या है, जो मेहनत करते हैं, ज्यादा मजदूर किसी जात से आते हैं, अलग अलग नाम हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और उसके नीचे जो शूद्र है उनका काम है बाकी ब्राह्मण को सेवा करो, वैश्य को सेवा करो, बाकी सबको सेवा करो, अपना अधिकार के बारे में बात नहीं करो। यही प्रेरणा सरकार बोल रही है कि ये मनुस्मृति से प्रेरणा लेकर ये जो श्रम शक्ति नीति बनाया, ये बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब क्या है कि मजदूर का जो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनका कोई अधिकार नहीं होगा। और इसीलिए बोल रहे कि जो हजारों साल पहले जो था उस स्थिति में जब मेहनत करने वाले एक गुलामी जैसा बन रहे थे, उनका कोई अधिकार नहीं था, फिर
उस समय में उनको धकेलने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है मजदूरों के लिए। तो हमको इसको भी ध्यान में रखना है। इंकलाब जिंदाबाद। आदरणीय सभापति जी, हमारा मंच पर उपस्थित हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर कमलता जी और हमारा नेतागण उपस्थित हमारा बाबू साथियों, आज हम हमारा अंडमान निकोबार CIQ स्टेट कमेटी का 10वां सम्मेलन का जो ओपन सेशन यहाँ पर कर रहा है, उसका इनाग्रेशन हमारा कॉमरेड जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो डॉक्टर हेमलता जी ने अभी इनाग्रेट किया है। हमें अभी आचरण में जाना है, तो कॉमरेड उनका तो आह्वान पर ये देश का स्थिति क्या है, ये सरकार पिछले 10 साल से ये देश को किस रास्ते में ले जाता है। आपको मालूम है ये मजदूर का हालत क्या है। हम लड़के जो अंडमान का लोग, जो अंडमान का मजदूर एक साथ होके लड़के कोर्ट में जाके एक मिनिमम वेतन लिया है। वो संगठन का ताकत को लेके हम लोग रास्ता में लड़के कोर्ट में लड़के लिया है, जो वर्कर टैक्स दी है, जो मिनिमम वेतन। लेकिन ये सरकार को हम लोग कोई CIQ का पूरा देश का अंदर में यही नारा लगाता है कम से कम 20,000 रुपया जो मिनिमम वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हमने कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबको जो अंडमान के अंदर में इतिहास बना दिया। जो भारत के अंदर में ये इतिहास हम अंडमान में लाया, जो सारा लेने जाता मजदूरों को देके उनको 25,000 से ज्यादा तनख्वाह लेके दिया है। तो हमने आगे बढ़के उनका रखवाई करने का पिछू लेके रहते हैं, उनको कबूल करना चाहिए। एक मजदूर जब नौकरी में जाता है, उनका जो अंडमान के अंदर में कभी न कभी वो रेगुलर होता था। पिछले कई सालों से अंडमान के अंदर में ये सरकार आने के बाद एक भी मजदूर को रेगुलर नहीं किया है। तो आप सबको मालूम है ये CIQ ये अंडमान के अंदर इतिहास बनाया। तो यहाँ का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी नहीं माना, हाई कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानता। ऐसा सरकार जो यहाँ पर है, हम आज भी जो आजादी का इतना साल बाद भी हम कुछ लोगों का गुलाम बनके ये देश पे रहता है। हमारा डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर असेंबली नहीं है, यहाँ असेंबली के अंदर में हमको गुलाम बना के रखा है। हमारा मिनिमम वेतन देने के लिए नहीं होता। आज भी कई लोगों को ऑर्डर करने वालों को, दुकान में काम करने वालों को आज भी मिनिमम वेतन नहीं मिलता। भाइयों, आपको मालूम है औरत पे काम करने वाला, अंदाज से काम करने वाला आज भी उनका हक के लिए लगता है। म्युनिसिपल में कुछ लोग जो उनका हक के लिए लगता है, उसका नेतृत्व देने के लिए आज CIQ के सामने आया। पूरा मजदूर CIQ का साथ में दौड़ता है। आज पूरा अंडमान के अंदर में सारा मजदूर जो CIQ का झंडा का नीचे आता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, हमारा कोर्ट बताया लेबर कोड सबसे बड़ा जो अगर जो हमारा बीच में जो लेबर कोड लेके ये मोदी सरकार मजदूरों को हक छीनने के लिए आया, जो हक छीनने के लिए आया उसको विरोध करना हर मजदूर का ड्यूटी है। हम लोग तो एक प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन जब तक ये जो लेबर कोड को वापस नहीं लेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारा ये सरकार से ये लेबर कोड को वापस लेने का मजबूर करेगा। जो किसानों ने दिल्ली में जिस तरीके से लड़ाई किया, सारों पर दूसरे किसानों ने दिल्ली में लेके उनका 3 लाख कोड को वापस लिया, उस तरह का लड़ाई हमको शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा लोकलाइजेशन, हमारा वर्कर बाकी को मिलेगा और हमारा जो बाकी सारा डिमांड को
जब तक नहीं रहेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस लैंड एजेंडा को लेके हम आगे बढ़ेंगे, CITU लेके हम आगे जाएंगे। हर मजदूर को एक साथ करने का, संगठन का अंदर में लाके लड़ाई करने का, ताकत बनाने का काम करते हुए हमारा काम हम लोग करते रहेंगे। और आज हम ज्यादा कहीं नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा आपका साथ आता है। आज का जो सबक लेके हम लोग जाना, ये मोदी सरकार ये कॉर्पोरेट का समर्थन देने वाला सरकार है। 16 लाख करोड़ रुपया बैंक का पैसा, हमारा और आपका बैंक का पैसा, यह अंबानी अडानी को दे दिया, लेकिन मजदूर को मिनिमम वेतन देने के लिए तैयार नहीं होता। आपको 12 घंटा काम कराने का कानून पास करने का ये सरकार का क्या है, निर्णय के लिए आह्वान करते हुए अपना बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। भाई और दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सब जो घर जाने के लिए बैठा है, मुझे पता है। इस मीटिंग के अध्यक्ष अंडमान निकोबार CITU के राज्य कमेटी के अध्यक्ष कॉमरेड आर सुरेंद्र पिल्ले, ऑल इंडिया CITU के अध्यक्ष कॉमरेड हेमलता और CITU के महासचिव कॉमरेड पी चंद्रजीवन, यहाँ उपस्थित साथियों और दोस्तों, कॉमरेड ने करीब आधा घंटा में आपको हमारे देश का जो मजदूरों ने जो आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, ये लेबर कोड के बारे में बताया बहुत विस्तार रूप से, और मिनिमम वेजेस के बारे में जो उन्होंने बताया, और जो स्कीम वर्कर्स है, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनका एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बताया। मैं ज्यादा जो इसमें एक्सप्लेन करने के एलाबोरेट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब मुद्दे को लेकर अंडमान निकोबार में CITU जो है हमेशा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको पता होगा जो लेबर कोड में गवर्नमेंट ने बताया, लेबर कोड में जो है जो प्रावधान रखा है मजदूरों का हित के खिलाफ है, मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, मजदूरों को जो है अधिकार को छीनने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ये लेबर कोड का जरिया से ये हम लोग जो है बहुत पहले से अंडमान में जो है टेकअप कर रहा है, क्योंकि यहाँ अंडमान निकोबार में लेबर कानून जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अंडमान निकोबार का खास करके अवशेषण में ऐसा स्थिति है कि मजदूरों को जो है न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, जो लेबर कमीशन फीस किया वाला पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ जो है लेबर डिपार्टमेंट खास करके जो लेबर इंस्पेक्टर्स जो है जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। तो ये जो नरेंद्र मोदी अभी जो लेके आया वो चीज अंडमान में पहले से हम लोग उसका विरोध कर रहा। भाई और दोस्तों, हमारा लड़ाई ये गवर्नमेंट के खिलाफ है। ये गवर्नमेंट जो है हमारे देश में पिछले 11 साल से जो है कॉर्पोरेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार आम जनता के खिलाफ में है। ये सरकार महंगाई रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रही। ये सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को जो है रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। ये सरकार जुमलाबाजी सरकार है, खाली प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो मजदूर का इशू में और जो दूसरा जो अनएम्प्लॉय जो लोग हैं उनका इशू में, जॉब गारंटी के बारे में हर चीज में जो है अभी मनरेगा का स्कीम जो है बंद कर दिया। पता है आपको, जो 100 दिन का जो है नौकरी देने का UPA 1 सरकार के टाइम में लेफ्ट पार्टीज का जो है प्रेशर से उनका जो है कंडीशन से जो है कंडीशन रखा था सपोर्ट करने के लिए, उसके तहत जो है ये मनरेगा लेके आता। पहले नरेगा था, उसके बाद में महात्मा गांधी NREGA लेके आता। अब ये नरेंद्र मोदी सरकार उसका बंद कर दिया, वो धीरे बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को काम दिया, नरेंद्र मोदी का जगह में राम को लेकर आया। हर जगह में ऐसा है, हर जगह में ये जो है लोगों को बांटने के लिए, जैसे कॉमरेड ने बताया था, धर्म का नाम पर, जात का नाम पर, भाषा का नाम पर जो है लोगों को बांटने के लिए कोशिश कर रहा है। वो चीज जो है ये मनरेगा स्कीम भी बंद करके 100 दिन जो है लोगों को नौकरी गांव में मिलने का जो प्रावधान है उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका विरोध लेफ्ट पार्टी कर रहा है, ट्रेड यूनियन कर रहा है। भाइयों दोस्तों, आने वाला दिनों में
अंडमान निकोबार में भी लाल झंडा लेकर के CITU और CITU से जुड़े हुए बाकी जितना भी ट्रेड यूनियन संगठन नरेंद्र मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के ये जन विरोधी और मजदूर विरोधी जो कानून थे, ये इन नीतियों के खिलाफ है, लड़ने के लिए सबसे आगे रहेगा, ये वादा देते हुए आज मैं भाग लेने के लिए सभी लोगों को CITU का राज्य समिति का ओर से धन्यवाद अभिनंदन पेश करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा आभार। मैं अब्दुल वारिस, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडमान एंड निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से CITU के 10वें स्टेट कॉन्फ्रेंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सभी डेलीगेट्स प्रतिनिधियों को मेरा लाल सलाम। लाल सलाम। मैं विशेष रूप से आज इस मंच पर उपस्थित हमारे CITU ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर के हेमलता जी का इस दूर दराज संघर्षों से भरे अंडमान निकोबार आइलैंड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति सिर्फ आज की ये जो ओपन सेशन है तिरंगा पार्क में और कल हमारे जो स्टेट कॉन्फ्रेंस है उसकी शोभा ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि यहाँ के मजदूर और हम जैसे छात्र और आने वाले युवा और जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक नई आंदोलन के लिए ऊर्जा, हिम्मत और दिशा देने का काम करेगी। मेरे साथियों, SFI छात्र और युवाओं का संगठन होने के नाते ये स्पष्ट मानता है कि मजदूर और छात्र एक ही संघर्ष के दो मजबूत स्तंभ हैं। जब मजदूर के अधिकार पर हमला होता है तो उसका सीधा असर छात्राओं के शिक्षा और भविष्य पर पड़ता है, और जब शिक्षा को कमजोर किया जाता है तो पूरा समाज अंधेरे की तरफ धकेल दिया जाता है। आज अंडमान निकोबार आइलैंड में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब होती जाती है। हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स की जो भारी कमी है, हमारे डिपो में और प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज की जो कमी है, उससे हमारे जो छात्र हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मजबूर होकर यहाँ से मेले माइग्रेट होना पड़ता है। महंगी शिक्षा होने के कारण मध्यम वर्ग और छात्रों के सपनों पर ये जो आज की सरकार है उन्होंने तलवार चढ़ा दिया गया है। और आप जैसा कि जानते हैं, हमारे बीच और हमसे जो आगे पढ़ के निकल चुके हैं, हमारे बीच जो लोग पढ़े हैं, कई होनहार छात्र सिर्फ इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं कि उनके परिवार वो महंगी जो शिक्षा जो आज दिख रही है बाजारों में, उनका खर्चा नहीं उठा पा रहा है। साथियों, ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं है, ये पूरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की भविष्य का सवाल है। जिस आइलैंड ने देश की आजादी के लिए सेलुलर जेल जैसे ऐतिहासिक बलिदान दिए, आज उस आइलैंड के युवा, मजदूर और मध्य वर्ग के लोग बेरोजगारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हम सब के लिए शर्म की बात है और चिंता और संघर्ष करने वाली संकेत है। आज जब नए लेबर कोड के जरिए ये जो सरकार है मजदूरों के नौकरी, सुरक्षा और अधिकार जो कमजोर किया जा रहा है, तब छात्रों के सामने भी बेरोजगारी जैसे, महंगी शिक्षा जैसी चुनौतियों का एक मजबूत स्तंभ खड़ा है जिसे हमें पार कर आगे बढ़ना है। इसलिए मैं स्टेट कन्वीनर SFI पूरी जिम्मेदारी के साथ ये घोषणा करता हूँ कि शिक्षा बाजार की चीज नहीं है, बाजारों में बिकने वाली चीज नहीं है। शिक्षा मुनाफा कमाने का आपका साधन नहीं है। शिक्षा हर बच्चे, युवाओं का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें हमारा संविधान दिया है और इसे हमें हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि SFI छात्रों की शिक्षा, स्कॉलरशिप जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर लगातार और निरंतर प्रयास करेगी। मजदूर आंदोलन के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर एजुकेशन जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर साझा लड़ाई लड़ेगी इस हमारे द्वीपों में। आइलैंड के युवाओं को संगठित करके उनकी आवाज को इन द्वीपों की सड़कों से उठाकर दिल्ली में बैठे सरकार तक पहुंचाएगी। साथियों, जब मजदूर और छात्र एक साथ खड़े होते हैं तो हम ये जानते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और ये बात पूरे विश्व में मालूम है। छात्र एकता से बड़ा और कोई एकता नहीं होता। छात्र जितना आगे इस देश के छात्र एक साथ हो जाए तो सरकार गिरा देती है। तो ये सरकार क्या चीज है? हम
और अंत में मुझे वक्त इतना जायज नहीं देता कि मैं और कहूँ, जबकि ये मेरा पहला पब्लिक मीटिंग का अवसर है जो विशेष रूप से मेरे ये रिपन सर ने मुझे मौका दिया और सभी प्रतिनिधि सारी मेंबर्स CITU के मेंबर्स ने भी मुझे ये मौका दिया। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, तो हमारे CITU के जो 10वें स्टेट कॉन्फ्रेंस है इसकी पूरी सफलता की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सम्मेलन हमें मजदूर वर्ग जो लोग हैं उनको अधिक मजबूत और संगठित और संघर्षशील बनाएगी। लास्ट